कैरेक्टरिस्टिक्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख चुके हैं। अब हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में एक कैरेक्टर देखेंगे, मेटालिक कैरेक्टर। तो हमने बोला था डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो मेटल नेचर होते हैं। तो मेटालिक कैरेक्टर में फर्स्ट पॉइंट है ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल, यानी कि सभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। सेकेंड पॉइंट, दे आर हार्ड, मेलेबल, डक्टाइल एक्सेप्ट Hg मरकरी। अब यहाँ पे हम जानते हैं मेटल का प्रॉपर्टी तो हम लोग 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन में भी आते हैं जैसे Hg जो क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, जिससे उसका यूज हम लोग थर्मोमीटर में करते हैं। थर्ड पॉइंट है दे एग्जिबिट ऑल द 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर FCC यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक, यहाँ पे FCC, हेक्सागोनल क्लोज पैकेट HCP एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक BCC। ये हम लोग जब चैप्टर सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे कि FCC क्या होता है, HCP क्या होता है और BCC क्या होता है। लेकिन यहाँ पे आप लोग याद रखने होंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, उनका स्ट्रक्चर जो होता है FCC, BCC, HCP होता है। फोर्थ पॉइंट है कोवैलेंट एंड मेटालिक बॉन्डिंग बोथ एग्जिस्ट इन द एटम ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। अब इस बात को याद रखना है क्योंकि ये कई बार कंपटीशन में क्वेश्चन पूछ चुका है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उसमें किस टाइप का बॉन्डिंग पाया जाता है। तो कोवैलेंट एंड मेटालिक बॉन्डिंग दोनों पाया जाता है। अब एक बात बार बार आ रहा है ट्रांजिशन एलिमेंट हम लोग एक पॉइंट पीछे भी पढ़ चुके हैं कि जिंक, कैडमियम, Hg आर नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी कि जिंक, कैडमियम, Hg ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता है। कोई ट्रांजिशन एलिमेंट्स होता है, कैसे होता है, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन भी बनता है। तो उस कॉन्सेप्ट को अभी हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहले बात आता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो होता क्या है, तो हमने बताया था कि डी ब्लॉक में ऑर्बिटल्स में, डी ऑर्बिटल्स में कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तब वो जाके ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाएगा। तो इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स और आयंस, हाँ ध्यान रखना है यहाँ पे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स या आयंस के फॉर्म में भी हो, दोनों लेके चला जाता है। वन इनर डी सबसेल इज पार्शियली फिल्ड। डी सबसेल हैव एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि पार्शियली फिल्ड होगा तो उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम से कम होना चाहिए। हाँ ध्यान रखना यहाँ पे कि तो एलिमेंट स्टेट में नहीं तो आयंस फॉर्म में, यानी कि किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में, दोनों में से कोई में आ गया तो चलेगा। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं आयरन Fe, लोहा जिसको हम लोग बोलते हैं Fe, 26 एटॉमिक नंबर होता है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आर्गन 4s2 3d6। अब इसका ऑर्बिटल डायग्राम हम बनाएंगे तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 6, 1 2 3 4 5 6। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए जी, 4, यानी कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स स्टेट में ही 4 आ गया तो ये क्या हो जाएगा जी, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो जाएगा, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो जाएगा। वही अगर एग्जांपल में जैसे हम एक जो जानते हैं जिंक को ले रहे हैं, जिंक का एटॉमिक नंबर क्या होता है 30। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आर्गन 4s2 3d10, यानी कि ये एलिमेंट यानी कि ग्राउंड स्टेट में हम देख रहे हैं जब जिंक को, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितना आ गया जी, 0 आ गया। तो एलिमेंट स्टेट यानी कि ग्राउंड स्टेट नॉर्मल जो फॉर्म है उसमें देख रहे हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, यानी कि यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के श्रेणी से बाहर हो गया, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स होने के लिए कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आना चाहिए डी सबसेल में, तो यहाँ पे तो बाहर हो गया। अब कोई बोल रहा है कि चलिए एक और ऑप्शन तो है आयंस के फॉर्म में, तो चलिए आयंस के फॉर्म में चेंज कर ले रहा है। तो आयंस में Zn का एक ऑक्सीडेशन स्टेट होता है जनरली Zn+2। तो Zn+2 का ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आर्गन, इलेक्ट्रॉन कहां से निकालने हैं, डी में से या एस में से, तो आप बोलिएगा एस में से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट सेल से निकाला जाता है। तो एस में 0 आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, +2 चार्ज आ गया, और 3d में कितना हो गया 10। तो यहाँ पे भी डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया जी, नहीं आया, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब नहीं आएगा तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो गया, और ये ट्रांजिशन एलिमेंट होगा नहीं होगा, तो नॉट इन ट्रांजिशन यानी कि नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट हो जाएगा, नॉन ट्रांजिशन
एलिमेंट हो जाएगा, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो गया। तो इसीलिए बोला जाता है कि अब यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं आया, जिंक कैडमियम Hg आर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी कि जिंक कैडमियम Hg का जो होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहलाता है। तो यहाँ पे हम नोट पॉइंट लिख दे रहे हैं और इस बात को ध्यान रखिएगा, जिंक Zn30, कैडमियम 48 और Hg मरकरी आर नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट, नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी कि ये सब ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते हैं, क्योंकि इसके एलिमेंट्स फॉर्म में या आयंस फॉर्म में अनपेड इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल्स में कितने आ जाते हैं, 0। तो ये नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट मात्र पूरे पीरियोडिक टेबल में कितने होते हैं, 3 ही होते हैं जो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है all transition elements are d block elements, but all d block elements are not a transition element, यानी कि all note point 2 all transition elements are d block elements, but all d block elements are not a transition element, यानी कि सभी ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये Fe जो आया ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है और ये डी ब्लॉक का भी एलिमेंट्स है, लेकिन जिंक जो है डी ब्लॉक का तो एलिमेंट्स है लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, कैडमियम भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स है लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, Hg भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स है लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। तो आशा करता हूं कि आप लोग को ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में बहुत सारी जानकारी अवेलेबल हो चुका है। आप लोग अब कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज हेवी मेटल्स बिकॉज दे हैव हाई डेंसिटी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो हम जानते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स मेटल होते हैं लेकिन इनका डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। तो देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स का अगर कोई क्वेश्चन रहे, अगर आप लोग को आंसर नहीं मालूम हो तो एक रीजन होता है, यानी कि यही आंसर में आप लोग लिख सकते हैं अगर नहीं मालूम हो तो, ड्यू टू अ स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड। यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कोई भी कैरेक्टर आता है तो वो मेटालिक बॉन्ड के कारण आता है। और अगर क्या है, जैसे बोला हाई डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो रीजन क्या है, ड्यू टू ए स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड। यानी कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो बने होते हैं, जो उसके मेटल के बीच में मेटालिक बॉन्ड होता है, तो ये क्या होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके कारण इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायर होती है और इसी कारण से इसका डेंसिटी हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ये तो पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं। दे आर फाउंड इन FCC, BCT एंड HCP स्ट्रक्चर, और इसको सॉलिड स्टेट में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अगला पॉइंट है दे हैव हाई हीट और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब ये होता क्या है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, तो हीट ऑफ एटमाइजेशन या एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोल सकते हैं। तो हीट ऑफ एटमाइजेशन, इट इज हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट एनी एलिमेंट इनटू गैसियस एटम, यानी कि किसी एलिमेंट्स को गैसियस फॉर्म में चेंज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसी रिक्वायर्ड हीट को हम लोग एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन या हीट ऑफ एटमाइजेशन कह सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स का एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा होता है, क्यों होता है, तो एक ही आंसर है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड। अब ये ऑर्डर थोड़ा आप लोग को याद रखने होंगे। ये सब जो ऑर्डर लिखा गया है वो 3D सीरीज के लिए लिखा गया है। किसके लिए लिखा गया है, 3D सीरीज के लिए। अब पहला ऑर्डर है ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड मेल्टिंग पॉइंट इन 3D सीरीज, और इसमें कंपटीशन बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। कैसे क्वेश्चन पूछता है ये भी हम बताएंगे। तो ऑर्डर ध्यान दीजिएगा, यहाँ स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक बढ़ता रहता है, मैग्नीज को हटा देते हैं क्योंकि एक बाइक से ये बहुत ज्यादा डिक्रीज कर जाता है, तो मैग्नीज को क्वेश्चन में नहीं डालता है। जो कंपटीशन वाला एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें मैग्नीज नहीं रहता है, 3-4 दे देगा, कैसे देगा वो आगे हम बताएंगे। फिर क्या होता है, क्रोमियम के बाद से ये घटना शुरू हो जाता है, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलने लगता है। याद रखना है स्कैंडियम से क्रोमियम तक इंक्रीजिंग में चलता है स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड मेल्टिंग पॉइंट,
और फिर क्रोमियम के बाद से डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है। फिर ऑर्डर ऑफ डेंसिटी इन 3D सीरीज, ऑर्डर ऑफ डेंसिटी इन 3D सीरीज, तो याद रखना है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, ये यहां तक इंक्रीज करता है, लेकिन जिंक का एकदम से डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि इसके डी ऑर्बिटल में फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन होते थे और ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होता है, इरेगुलर कॉन्फ़िगरेशन भी, सॉरी नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स होता है, इस कारण से इसका प्रॉपर्टी जो होता है ट्रांजिशन एलिमेंट से कुछ हटके होता है। फिर हम देखेंगे 3D सीरीज का एटॉमिक रेडियाई, यानी कि स्कैंडियम से लेके मैग्नीज तक तो ये डिक्रीज करते रहता है, लेकिन फेरस, कोबाल्ट और निकेल का एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट सेम होता है और फिर यहां से इंक्रीज करना शुरू हो जाता है। ये सारे रीजन बेस्ड होते हैं, क्यों इंक्रीज करता है, क्यों डिक्रीज करता है, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप लोग को ऑर्डर याद रखने पड़ेंगे। अब कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा विच वन इज करेक्ट, और इसमें दे दिया जाएगा एटॉमिक रेडियाई के लिए स्कैंडियम ऐसे दे दिया जाएगा, टाइटेनियम, वेनेडियम, 3-4 एलिमेंट्स के लिए दे दिया जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर 2, ये ऑप्शन नंबर 1 हो गया। ऑप्शन नंबर 2 स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। ऑप्शन नंबर 3 स्कैंडियम, टाइटेनियम और वेनेडियम। और ऑप्शन नंबर 4 नॉन ऑफ दीज। अब इसमें से एक आपको सही टिक लगाना है और ये ऑर्डर याद है तो आप लोग इजी वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन ऑर्डर बेस पूछे जा सकते हैं। अब ये है इन डी ब्लॉक एटॉमिक रेडियाई ऑफ 4D एंड 5D एलिमेंट्स आर सिमिलर, यानी कि अगला पॉइंट देखिए तो इन डी ब्लॉक एटॉमिक रेडियाई ऑफ 4D एंड 5D आर सिमिलर, 4D एंड 5D सीरीज आर सिमिलर, यानी कि सिमिलर होता है, सिमिलर होता है। अब इसका रीजन हम जानेंगे, इसका रीजन होता है ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप लोग इसको याद रखेंगे। अगर कोई पूछे 4D और 5D सीरीज का एटॉमिक रेडियस जो होता है वो सिमिलर होता है, क्यों होता है, तो ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इस रीजन को आप लोग याद रखिए। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे डी ब्लॉक के प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे और ये प्रॉपर्टी जैसे ही खत्म होगा तो हमारा डी ब्लॉक जो सेक्शन है वो खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग एफ ब्लॉक को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो यहाँ पे 6 प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स में 6 प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टीज है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकंड है कॉलॉइड प्रॉपर्टीज, थर्ड है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, फोर्थ है कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, 5 है फॉर्मेशन ऑफ एलॉयज एंड 6 वन इज इंटरस्टेशियल कंपाउंड्स फॉर्मेशन। तो ये 6 प्रॉपर्टीज जो है ये बारी बारी से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, तो पहले आप लोग याद कर लेंगे 6 प्रॉपर्टीज क्या क्या है। फर्स्ट है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकंड है कॉलॉइड प्रॉपर्टीज, थर्ड है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, फोर्थ है कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, 5 है फॉर्मेशन ऑफ एलॉयज एंड 6 वन इज इंटरस्टेशियल कंपाउंड्स फॉर्मेशन। अब यहाँ पे ये 6 प्रॉपर्टीज से ही मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, वो कंपटीशन में हो या बोर्ड में हो। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे दिया गया है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में डी ब्लॉक एलिमेंट्स शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखाते हैं। जैसे अगर हम एस ब्लॉक में एक सोडियम को ले लें तो इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है 281, तो इसमें आउटरमोस्ट से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो सोडियम का फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। क्या होता है, +1। या अल्कली मेटल का फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +1। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को अल्कली मेटल बोलते हैं, अभी हम यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे। तो ये तो फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, लेकिन डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब कैसे शो करते हैं वहां यहाँ पे हम लोग देखेंगे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इन 3D सीरीज। 3D सीरीज में कौन कौन आता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक आता है। ठीक है,
तो हम देखेंगे एक सीरीज बनाएंगे, आप जैसे बना रहे हैं वैसे देखते चलिए कैसे बनता है। +2 + 3, एक एक आगे बढ़ते जाएंगे। +2 + 3 + 4, +2 + 3 + 4 + 5, +2 + 3 + 4 + 5 + 6, एक एक बढ़ते जाएंगे। +2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। फिर अब यहां से डिक्रीज करना शुरू कर देंगे। +2 + 3 + 4 + 5 + 6, +2 + 3 + 4 + 5 + 5, +2 + 3 + 4, +2 + 3 और यहाँ पे +2 आ गया। अब यहाँ पे एक होता है मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन होता क्या है? वैसा ऑक्सीडेशन स्टेट जिसमें उस एलिमेंट्स का कंपाउंड ज्यादा पाया जाता हो। तो स्कैंडियम का +3 होता है, उसी तरह एक एक अब नीचे वाला जो है टाइटेनियम का +4, वेनेडियम का +5, क्रोमियम का, मैग्नीज का +7। तो पिछले साल बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि मैग्नीज का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +7 होता है। इसी तरह कंपटीशन में एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था कि 3D सीरीज में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? तो वो भी +7 होता है। किसका होता है? मैग्नीज का। ध्यान रखेंगे डी ब्लॉक में नहीं, 3D सीरीज में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसका होता है? मैग्नीज का। फिर Fe का +2, यहां से सबका +2 मेन ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट या मेन ऑक्सीडेशन स्टेट बोल सकते हैं, क्योंकि अगर हम पूछें कि Fe का ज्यादा कंपाउंड किस फॉर्म में पाया जाता है, तो Fe +2 के फॉर्म में, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट +2 के फॉर्म में पाया जाता है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोग 11th क्लास में निकालना सीखे होंगे। अगर नहीं सीखे हैं तो आगे हम टॉपिक में ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में भी बताएंगे। ऐसे रेडॉक्स चैप्टर है जो 11th में पढ़ने थे। इसके अलावा एक होता है मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि अब ये तो जैसे क्रोमियम है +6 में तो पाया जाता है, लेकिन इसके अलावा किस में पाया जाता है? तो ये हो गया +3 और एक +1 में, ये हो गया। फिर मैग्नीज का होता है +2 +4 +6 और +7, ये नेक्स्ट कॉमन ऑक्सीडेशन। जो डॉट डॉट से सर्कल किया गया वो नेक्स्ट कॉमन। Fe का हो गया +3 में, कोबाल्ट भी +3 में पाया जाता है कभी कभी। निकेल, कॉपर का एक +1 भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। जिंक और स्कैंडियम का फिक्स्ड होता है, स्कैंडियम का +3 और जिंक का +2। तो फिर से एक बार बता दे रहा है, स्कैंडियम का +3, टाइटेनियम का +4 मेन ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, वेनेडियम का +5, उसी तरह क्रोमियम का +6, मैग्नीज का +7 और ये सब का +2 मेन ऑक्सीडेशन, यानी कि ज्यादा कंपाउंड जो पाया जाता है ये सब एलिमेंट्स का, वो मेन ऑक्सीडेशन स्टेट में। लेकिन इसके अलावा नेक्स्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि इसके अलावा पाया जाता है, जैसे क्रोमियम +1 +3 में पाया जाता है, मैग्नीज जो है +2 +4 +6 में पाया जाता है, Fe +3 कोबाल्ट, जैसे हम लोग देखते हैं FeO, यानी कि Fe ऑक्सीजन का -2, अगर आप लोग 11th में पढ़े हैं तो यहाँ पे समझ लिए होंगे ये FeO जो कंपाउंड है वो Fe का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। वही अगर Fe2O3 बोल दे, Fe2O3, तो यहाँ पे निकालने के लिए जैसे निकालते थे 11th क्लास में, फिर हम बता भी देंगे 2x - 6 = 0, तो 2x = +6, यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया? +3, यानी कि Fe2O3 Fe का जो कंपाउंड है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आया। तो ये FeO ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि Fe का मेन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2, और नेक्स्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट Fe +3 है, तो Fe2O3 जो है यानी कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो यहाँ पे नोट पॉइंट में वही बात बता दिया गया है। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट को हम लोग सर्कल के द्वारा डिनोट किए हैं, और नेक्स्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट को ये डॉट डॉट सर्कल के द्वारा डिनोट किया गया है। अब हमने बताया स्कैंडियम और जिंक फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। स्कैंडियम का कितना होता है? +3 और जिंक का +2 होता है। फिर इन 3D सीरीज मैग्नीज शो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7। ये क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछ चुका है, और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग गलती कर देते हैं +7 लिख के। इन डी ब्लॉक ऑस्मियम 76 एटॉमिक नंबर होता है एंड रुथेनियम 44 होता है, सो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +8, यानी कि टोटल डी ब्लॉक में पूछा जाए कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, तो आप लोगों को बताना है +8 होता है। वो किसका होता है? ऑस्मियम और रुथेनियम का। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग को अभी हम वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाला जाता है, जो 11th क्लास में रेडॉक्स चैप्टर में पढ़ने थे, अगर जो लोग नहीं पढ़े हैं वो हम सिखाएंगे। रेडॉक्स
रेडॉक्स के बारे में हम लोग 11th क्लास में तो पढ़े थे, यानी कि वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो उसे रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है? तो किसी रिएक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ध्यान देना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सेकंड पॉइंट, एडिशन ऑफ मोर ईएन वैल्यू यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो हम लोग 11th क्लास में पीरियोडिक टेबल में पढ़े थे, और रिमूवल ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, रिमूवल ऑफ मोर ईएन और एडिशन ऑफ लेस ईएन। और ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें इंक्रीज करेगा और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करेगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 4 प्रॉपर्टीज के द्वारा हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पहचानते हैं। जो ऑक्सीडेशन होता करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। किसका काम करता है? रिड्यूसिंग एजेंट। और जो रिडक्शन करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। किसका काम करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे सिंपल LIC एजेंट, बहुत लोग उल्टा समझ लेते हैं कि ऑक्सीडेशन करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट कैसे होगा, रिडक्शन करेगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे होगा। जैसे LIC एजेंट अपना LIC खोलता है या दूसरे का? तो दूसरे का खोलता है, अपना LIC नहीं खोलता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि जो ऑक्सीडेशन करे, रिडक्शन करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। अब यहाँ पे एलिमेंट्स और ऑक्सीडेशन स्टेट, ये कुछ आप लोग को याद रखने पड़ेंगे। जैसे अल्कली मेटल्स यानी कि ग्रुप 1 का, ये ग्रुप 1 का एलिमेंट्स है, जो भी होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होता है +1। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स यानी कि ग्रुप 2 का ये फिक्स होता है +2। उसके साथ स्कैंडियम का +3 होता है, जिंक का +2 होता है, एल्युमिनियम का +3 होता है, और फ्लोरीन का जो होता है -1 होता है। क्या होता है? -1 होता है, ये -1 होता है। अब ये जो होता है यहाँ तक ये फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। क्या होता है? फिक्स्ड ऑक्सीडेशन, यानी कि ये वेरिएबल नहीं होता, बदलता नहीं है। इसके अलावा ऑक्सीजन का तो ऐसे -2 to +2 होता है, लेकिन इसका -2 जनरली लिया जाता है। क्लोरीन का -1 to +7 होता है, लेकिन -1 यूज किया जाता है। हाइड्रोजन -1 to +1 होता है, लेकिन +1 यूज किया जाता है। इसको मोस्टली फिक्स्ड होता है। ये क्या होता है? मोस्टली फिक्स्ड होता है, मोस्टली फिक्स्ड होता है। उसके बाद हाइड्रोजन फैमिली, जैसे ग्रुप 17, ये ग्रुप 17 होता है, इसका -1 to +1 के बीच होता है। यानी कि ध्यान देंगे, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो सम जो होगा वो 8 आना चाहिए। तो -1 तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? +8। तो ये ग्रुप 17 का -1 to +7। उसी तरह ऑक्सीजन फैमिली यानी कि ग्रुप 16, इसका -2 to +6, वैसे ही करेंगे तो +8 आ जाएगा। नाइट्रोजन फैमिली यानी कि ग्रुप 15, आप लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़े हैं, -3 to +5, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -3 से +6 के +5 के बीच में आएगा। उसी तरह आएगा कार्बन फैमिली यानी कि ग्रुप 14, तो ये -4 to +4 होगा। उसी तरह ब्रोम फैमिली यानी कि ब्रोम फैमिली जो होगा ग्रुप 13 होगा, ये -3 to +3 होगा। तो ध्यान रखना है, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। क्या होता है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसको आप लोग को याद रखने पड़ेंगे। अब इसके हेल्प से हम लोग कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, कुछ एग्जांपल हम देख रहे हैं जो 11th क्लास में भी सिखाया गया था। जैसे एक DNA ब्लॉक में एक कंपाउंड आएगा KMnO4। तो अब आप लोग बोलिए इसमें करना क्या है? तो वही D ब्लॉक का एलिमेंट सबसे पहले पहचानेंगे। तो आप लोग को याद होगा मैग्नीज, एटॉमिक नंबर 25 होता था, ये 3D ब्लॉक सीरीज का एलिमेंट्स होता था मैग्नीज। अब इसका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, यानी कि D ब्लॉक एलिमेंट्स क्या शो करता है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका कहेगा फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सबसे पहले K हमें है कि अल्कली मेटल्स है, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स्ड होता है। कितना? +1। तो यहाँ पे +1 लिख लेंगे। जिसका निकालना है उसको X लेट कर लेंगे, यानी कि X मान लिए मैग्नीज का, प्लस ऑक्सीजन का मोस्टली फिक्स कितना होता है जी? -2, याद रखना। तो ये -2 इंटू ऑक्सीजन की संख्या कितनी है जी? 4, और इक्वल टू, अगर कोई चार्ज रहेगा तो चार्ज लिखेंगे, नहीं रहेगा तो 0 लिख देंगे। तो +1 + X, -2 4 जा 8 = 0। तो X ये -8 में से +1 जाएगा, यानी कि -7 = 0। तो X का वैल्यू कितना आ गया जी? +7, यानी कि मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? +7। और ऑक्सीडेशन स्टेट अगर किसी को आता है तो उसको रिएक्शन सिंपल वे में आएगा।
क्योंकि ये रिएक्शन जो भी होता है ऑक्सीडेशन स्टेट पे ही बेस्ड होता है। एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं, जैसे K2MnO4, K2MnO4, इसमें भी मैग्नीज का निकालना है क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो पोटेशियम का कितना होता है +1 इंटू प्लस पोटेशियम की संख्या कितना है 2 प्लस निकालना किसका Mn का x मान लेंगे प्लस ऑक्सीजन का -2 इंटू 4 इक्वल टू चार्ज है नहीं है तो 0, तो ये +2 प्लस x -8 इक्वल टू 0, तो ये -8 + 2 कितना हो जाएगा -6, उधर जाएगा तो +6, यानी कि ये मैग्नीज का +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो हमने आपको बताया भी था कि मैग्नीज का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +7 होता है, लेकिन नेक्स्ट कॉमन में क्या था +2 +4 और +6 भी था, यानी कि मैग्नीज का कंपाउंड जो है +7 के साथ साथ +6 में भी पाया जाता है। तो ये आप लोग को याद रखने पड़ेंगे। एक और एग्जांपल हम बता रहे हैं, फिर आप लोग को कुछ क्वेश्चन देंगे जो आप लोग कीजिएगा। जैसे K2Cr2O7, ये भी पोटेशियम डाइक्रोमेट डी ब्लॉक एलिमेंट है, लास्ट में इसका रिएक्शन भी हम लोग पढ़ेंगे। तो K का +1 इंटू K का संख्या कितना है 2 प्लस निकालना किसका है क्रोमियम डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो ये x तो हो गया, लेकिन क्रोमियम की संख्या कितना है 2, x इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होगा -2 इंटू 7, कोई चार्ज नहीं है तो 0। अगर जैसे बहुत लोग आके पूछता है, अगर मानिए NO3 पे -1 चार्ज है, कैसे निकालेंगे, सिंपल है, नाइट्रोजन का निकालना है x प्लस ऑक्सीजन का -2 इंटू 3 इक्वल टू में चार्ज है वहीं लिख देंगे -1, वैसे करके और फिर सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है तो 0 लिख दिए, ये +2 + 2x, x में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 7 जा -14 इक्वल टू 0, तो -14 + 2 कितना हो जाएगा -12, उधर जाएगा तो +12, तो 2x इक्वल टू +12 हो जाएगा, तो 2 से कैंसिल हुआ तो कितना हो गया x का वैल्यू +6 आ गया। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा +6 हो जाएगा। अब इसके अलावा आप लोग को कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। H3PO4 P का निकालना है, क्वेश्चन नंबर 2 H3PO2 P का निकालना है, फिर K2CrO4 फिर क्वेश्चन नंबर 4 HClO4 Cl का निकालना है, जिसमें Cr का जो अंडरलाइन किया गया वही, क्योंकि ऐसे कंपटीशन में क्वेश्चन डायरेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट से भी पूछ लेता है। फिर H3PO3 HNO3, तो ये सब कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पे, ये आप लोग को सॉल्व करना है। तो हमने एक 11th का टॉपिक जो था रेडॉक्स, यानी कि रेडॉक्स एक चैप्टर है, तो उसको टॉपिक वाइज हमने समझाया, क्योंकि हमको ये चैप्टर पढ़ाने में इसका रिक्वायरमेंट है, और आगे चल के हम लोग जब ऑक्सीडेशन यहाँ पे डी ब्लॉक के रिएक्शन पढ़ेंगे तो उसमें इसका बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इसके और डी ब्लॉक के रिएक्शन से ही 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड में, तो इसलिए आप लोग इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा बोर्ड पे।